चलिए चलिए, ओके, आ जाइए सभी स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड को। ओके, चलिए यूनिट सेकंड में यूनिट सेकंड का भी अभी तो पहले यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक रह रहा है, सेल सिग्नलिंग। इसको तो हम भूल ही गए थे। सेल सिग्नलिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है? एक सेल दूसरी सेल से किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रही है। मतलब जैसे हम हैं, हमारे पड़ोसी हैं, भाई 2-3 घर है तो वो हमारे पड़ोसी हैं। अब हमें चाय बनानी है, हमारे घर में चीनी नहीं है, शक्कर चाय पत्ती नहीं है, तो हम पड़ोसी से जाकर के मांग ले रहे हैं। क्यों? हमारे संबंध अच्छे हैं और हम चीजों को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारी सेल भी करती है। एक सेल दूसरी सेल से कुछ मॉलिक्यूल्स को इजीली, इस सेल ने इसको दे दिया और इस सेल ने इसको दे दिया, ये आपस में कम्युनिकेशन बना करके रखती है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स की नीड होती है तो ये आपस में एक्सचेंज कर लेती है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। तो यहाँ हो गया हमारा फ़ोन स्विच ऑफ और आपके मैसेजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, आइए। तो जो सेल सिग्नलिंग है, वो सेल सिग्नलिंग बेसिकली कितने टाइप की है? 4 टाइप की। जस्ट अ सेकेंड, ये जो डायग्राम बनाया है इसको समझने की कोशिश करो। इसको समझोगे कैसे? सेल सिग्नलिंग में सबसे पहले आता है स्टेज। स्टेज मतलब रिसीविंग, ट्रांसडक्शन, रेस्पॉन्स। मतलब एक सेल है, उस सेल ने कोई ना कोई सिग्नल रिलीज करा। इसमें 3 स्टेज आ रही हैं, रिसीव, ट्रांसडक्शंस और रेस्पॉन्ड। वही है रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर वाली बात। रिसीविंग मतलब अब हमारे कोई सेल है, सेल बना लेते हैं पहले हम यहाँ, फिर चीजों को समझेंगे। ये हमारी एक सेल है, इस सेल ने कोई मॉलिक्यूल्स रिलीज करा। इस सेल को हम क्या बोलेंगे? सेल सिग्नलिंग, क्योंकि इसने सिग्नल दिया। सेल सिग्नलिंग, इसने ये सिग्नल्स रिलीज करे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं बनाते, ये सिग्नल रिलीज करे कौन सी? दूसरी सेल को देने के लिए। इस सेल को हम क्या बोलेंगे? इस सेल को बोलेंगे हम टारगेट सेल। तो इसने जो सिग्नल रिलीज करे, ये क्या है? ये सिग्नल्स है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा रिसेप्टर, तो जो ये सिग्नल्स है इस रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करेंगे और वही पहली स्टेज आ गई रिसीविंग। मतलब टारगेट सेल सिग्नल को रिसीव करेगी। तो यहाँ हो चुकी है रिसीविंग। देन उसके बाद ये जो सिग्नल है वो अंदर जाएगा और यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन आई है या क्या मॉलिक्यूल आया उसको डिटेक्ट किया जाएगा। मतलब ट्रांसडक्शन होगा यहाँ पे। तो ट्रांसडक्शन हुआ, देन उसके बाद क्या रेस्पॉन्स इस सेल में, टारगेट सेल में होगा, तो वो आ जाएगा रेस्पोंड। तो इसका मतलब हो गया ये। ठीक है, चलिए दूसरी चीज है सिग्नल, सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं, ग्लूकोज भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकते हैं। ये हैं आपके सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग 2 टाइप के हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर और सेल के, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर। कैटेगरी ऑफ सेल सिग्नलिंग, कितनी कैटेगरी है? एंडोक्राइन, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, जक्स्टोक्राइन, जिसको हम कॉन्टैक्ट डिपेंडिंग बोलते हैं। आइए, इसमें वही चीज दी हुई है, रिसेप्शंस, ट्रांजैक्शंस, रेस्पॉन्स। शायद बताने की अब जरूरत नहीं है। यहां हमारी कोई सेल है, सिग्नलिंग सेल,
और ये हमारी टारगेट सेल है। यहां देखो लिखा हुआ भी है दिस इज द टारगेट सेल एंड बाहर से कोई सिग्नल आया, ये हमारी सिग्नलिंग सेल है और इसने कोई सिग्नल भेजा, तो ये सिग्नल है। तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, इस सिग्नल को इसने रिसीव कर लिया और सिग्नल एंटर कर चुका है सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या हो रहा है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, यहाँ पे उस जो भी सिग्नल आया है उसको डिटेक्ट करा जा रहा है, मतलब ट्रांसडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और फिर रेस्पॉन्ड, एक्टिवेशन ऑफ सेल्यूलर रेस्पॉन्स। अब इस सेल को, टारगेट सेल को क्या रेस्पॉन्स करना है, फिर यहाँ पे रेस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए आगे आ जाइए। सिग्नल मॉलिक्यूल्स, भाई मैंने बताया है कितने सारे हैं, देखो यहाँ लिखा भी है, बहुत सारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, इंसुलिन हो सकता है, तो ये सारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं। टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग, ये स्टार्टिंग वाले चार्ट में आपको बताया गया है। पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन, जिसे हम कॉन्टेक्ट डिपेंडिंग बोलते हैं। सेल सिग्नलिंग आ जाए तो ये डायग्राम आपने बनाना है। कौन सा? ये डायग्राम। तो सेल सिग्नलिंग में सिर्फ ये डायग्राम बता दो, थोड़ी सी थ्योरी लिख दो, क्लियर हो जाना है। इस डायग्राम में चारों के चारों टाइप दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? ऑटोक्राइन, जक्स्टाक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या होता है, एक सेल है कोई, यही बना लेते हैं हम डायग्राम। ऑटोक्राइन में क्या हो रहा है, ये हमारी कोई सेल है, इस सेल ने कोई सिग्नल जनरेट करा, अब ये सिग्नल रिलीज हुआ और रिलीज होने के बाद खुद से ही आकर के अटैच हो गया, यहीं पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन का मतलब अपने खुद के ही रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाना, खुद रिलीज करना सिग्नल को और खुद के रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाना, ऑटोक्राइन कहलाता है। यहां आ जाते हैं आपके कॉन्टैक्ट डिपेंडिंग सेल्स पे या फिर जक्स्टाक्राइन पे। जक्स्टाक्राइन में क्या होता है, इसको हम गैप जंक्शन भी बोलते हैं। गैप जंक्शन में एक चैनल बना हुआ होता है, बीच में एक सेल, दो सेल, दोनों के बीच में इस तरीके से चैनल बना हुआ है, इसे हम गैप जंक्शन बोलते हैं। अब ये गैप जंक्शन क्या करता है, इधर से कोई भी मॉलिक्यूल या सिग्नल आया तो इस पाइप के थ्रू दूसरी सेल से कम्युनिकेट कर लेगा। इधर से कुछ जाना है तो इसके थ्रू इधर चला जाएगा, तो दिस इज द जक्स्टाक्राइन या फिर गैप जंक्शन। पैराक्राइन, पैराक्राइन में क्या हो रहा है, एक सेल है, सिग्नल सेल, ये हमारी सिग्नल सेल है, ये हमारी टारगेट सेल है, मतलब इसमें दो सेल है। दिस इज द सिग्नल सेल, दिस इज द टारगेट सेल। अब सिग्नल सेल ने कुछ सिग्नल्स रिलीज करे, तो इसने कुछ सिग्नल रिलीज करे, टारगेट सेल पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, तो ये जो सिग्नल है टारगेट सेल पे बाइंड हो जाएंगे और फिर अंदर रेस्पॉन्स जनरेट करेंगे। इसको हम बोलते हैं पैराक्राइन। क्या बोलते हैं? पैराक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है, एंडोक्राइन में जरूरत होती है ब्लड स्ट्रीम की, एक सिग्नल सेल, एक टारगेट सेल और बीच में ब्लड स्ट्रीम की जरूरत होती है। ये ब्लड स्ट्रीम इन सिग्नल्स को लेकर के टारगेट सेल पर जाती है, तो सिग्नल सेल ने कुछ रिलीज करा थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ये डायरेक्ट पहुंचती है कहां, टारगेट सेल पे, तो इस तरीके से सेल कम्युनिकेट कर पाती है। बोलो। हाँ जी, टिश्यू भी रह रहा है, टिश्यू भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी, टिश्यू भी पढ़ाया जाएगा। आगे आओ। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टियोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टियोलॉजी बोलते हैं।
द वर्ड हिस्टियोलॉजी वॉज गिवन बाय मेयर। 1891 में इस वर्ड को कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? मेयर साइंटिस्ट ने। फादर ऑफ हिस्टियोलॉजी इज मार्सेलो मालपिगी। फादर ऑफ हिस्टियोलॉजी कौन है? मार्सेलो मालपिगी। तो ये तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स perform a similar functions and interconnected by the non-living intercellular material और मैट्रिक्स। तो जो हमारी सेल है, जो हमारा टिश्यू है, वो क्या है? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। तो सिमिलर सेल्स से मिलकर के हमारे टिश्यूज बने हुए हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें हमारी कंप्लीट बॉडी स्टार्टिंग की, जो जब हम मदर के एम्ब्रियो में थे, स्टार्टिंग फेज थी, तो वहां पे 3 जर्म सेल्स होती थी। क्या है? 3 जर्म सेल्स। तो वो 3 जर्म सेल्स कौन कौन सी हैं? ये है 3 जर्म सेल्स। तो इन तीनों जर्म सेल से ही मिल करके हम बने हुए हैं। 3 जर्म सेल कौन सी है? एक्टोडर्म, सबसे बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं। मीजोडर्म, बीच वाली लेयर को मीजोडर्म बोलते हैं। एंडोडर्म, अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म बोलते हैं। तो स्टार्टिंग फेज हमारी यही थी। इसी से फिर आगे टिश्यू बने, टिश्यू से अदर ऑर्गन्स बने, फिर एक कंप्लीट बॉडी बनी। तो इन तीनों जर्म सेल से ही मिलकर के कंप्लीट बॉडी बनी। इसीलिए टिश्यू की डेफिनेशन में लिखा गया है टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल से ही टिश्यू बना हुआ है। तो यहाँ जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म से क्या बना हुआ है? एक्टोडर्म से क्या बना है? जो हमारी टिश्यूज है वो 4 तरीके की होती है। टिश्यूज कितने तरीके हैं? 4 तरीके के। टाइप ऑफ टिश्यू, टिश्यू टाइप्स। तो यहां पे पहला टाइप है नर्वस टिश्यू। दूसरा टाइप है एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। चौथा टाइप है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अब इन चारों टाइप की टिश्यूज से मिलकर के हमारी कंप्लीट बॉडी बनती है। ठीक है? और ये चारों के चारों किससे मिले हुए हैं? बने हुए हैं जर्म सेल से। जर्म सेल कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म से बना हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम। क्या बना हुआ है? नर्वस सिस्टम। मीजोडर्म से क्या बना हुआ है हमारा जी? कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। और एंडोडर्म से जो हमारी एपिथेलियल है, एपिथेलियल से एंडोडर्म से एपिथेलियल भी, एपिथेलियल मीजोडर्म से भी और एक्टोडर्म से भी। ये तीनों लेयर से बनी हुई है। तो इस तरीके से हमारी चारों की चारों टिश्यूज जर्म सेल से मिलकर के बनी हुई है। इसीलिए डेफिनेशन में है कि ये जो टिश्यू है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। ठीक है? आगे आ जाइए। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू को अगर हम क्लासिफाई करें तो 4 टाइप की टिश्यूज हैं। ये आप यहां देख सकते हैं। आगे आओ, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानते हैं। एपिथेलियल टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के 4 टाइप हैं, कंपाउंड एपिथेलियल के भी 4 टाइप हैं। तो ये नाम आप पढ़ लीजिएगा, ये भी और ये भी। एपिथेलियल टिश्यू सबसे ऊपरी सरफेस,
ये जो हमारी हर एक ऑर्गन की ये है, जो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है। तो एपिथेलियल टिश्यू के कुछ इस तरीके के टाइप है, स्क्वैमस एपिथेलियम, कोल्यूमिनार, क्यूबोडियल, सिलिएटेड, ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। कंपाउंड एपिथेलियल में ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, कॉर्निफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, नॉन कॉर्निफाइड, स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस एपिथेलियल का स्ट्रक्चर देखोगे तो बस ये एक बिल्कुल फ्लैट आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखेगी, फ्लैट स्ट्रक्चर सिंपल एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियम की। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मेंशन है द एल्वोलाई ऑफ लंग्स, लूप ऑफ हेल्ले, यहाँ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है। सेकंड है आपका कोल्यूमिनार एपिथेलियम। कोल्यूमिनार एपिथेलियम इस शेप में रहते हैं और जो इसकी सेल है, न्यूक्लियस है, ये आपको न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर दिख जाएगी। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिक्रेशंस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, लंग्स में प्रेजेंट है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होता है, और आपका आ जाता है क्यूबोडियल एपिथेलियम। क्यूबोडियल एपिथेलियम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। ये कहाँ प्रेजेंट है, ब्रोंकाइल्स में, सलाइवरी ग्लैंड में, थायराइड में पाया जाता है। आगे आ जाओ, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और ये कहाँ पाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू का पहला पार्ट, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसकी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके की नजर आ जाएगी। ये यूट्रस, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये कहाँ पाया जाता है, स्किन, नेल्स, पल्स में पाया जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर। देन उसके बाद आओ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड। तो ये है आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड। फेरिंग्स, माउथ, ईसोफेगस, वेजाइनल म्यूकोसा, इस लोकेशन पे नॉन कॉर्निफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। फिर आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। ये फेरिंग्स में, म्यूकोसा में पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर लाइक दिस। आगे आओ, कनेक्टिव टिश्यू दूसरा टिश्यू है। ये क्या है, टिश्यू दैट सपोर्ट, प्रोटेक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन इन द बॉडी। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, ये सपोर्ट, प्रोटेक्ट करता है अदर ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स को, अदर टिश्यूज को कनेक्टिव टिश्यू मदद करता है। ठीक है, मदद कर लेता है भैया। कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो स्टोर फैट, हेल्प मूव nutrient and other substances between tissues and organs and help repair damaged tissue। कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर फैट भी स्टोर होता है और ये कुछ न्यूट्रिशन मटेरियल्स को मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी हेल्प करता है। और अदर सब्सटेंसेस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन हेल्प टू रिपेयर, डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने में भी कनेक्टिव टिश्यू मदद करता है। तो यहाँ बोन, लिगामेंट, टेंडन्स, कार्टिलेज, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कनेक्टिव टिश्यू के। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट का मतलब बताइए, बोन बाइंड्स बोन टू बोन, हड्डी, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है थ्रू द लिगामेंट, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। टेंडन, टेंडन का क्या मतलब है, बाइंड्स मसल्स टू बोन, बोन और मसल्स का, जो बोन और मसल्स आपस में चिपकी हुई है उसे हम टेंडन बोलते हैं, टेंडन के द्वारा ये चिपकी हुई है। कार्टिलेज आपको मालूम है, जो बहुत लचीली हड्डियां हमारी होती है उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। चलिए आगे आइए। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट।
कनेक्टिव टिश्यू हमें पता कैसे चलता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है? तो इसमें बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स हैं, ग्राउंड सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है और सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, स्ट्रक्चर में जो व्हाइट पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस। इलास्टिक फाइबर्स, ये लाइंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, दिस इज द इलास्टिक फाइबर। फाइब्रोब्लास्ट, ये आपको बीच बीच में थोड़ा मोटा मोटा नजर आ रहा है, दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट। और उससे भी मोटी पाइप्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज द कोलेजन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर क्या होता है अब ये समझ लो, और इलास्टिक फाइबर क्या होता है ये समझ लो। इलास्टिक फाइबर्स आर बंडल ऑफ प्रोटीन। इलास्टिक फाइबर्स क्या है? प्रोटीन का बंडल है। और कोलेजन फाइबर क्या है? कोलेजन कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स बाउंड इन द ट्रिपल हेलिक्स। जो कोलेजन फाइबर्स हैं ये है अमाइनो एसिड का बॉन्ड, ये ट्रिपल हेलिक्स बॉन्ड बना के रखते हैं। ये आपकी किसकी है स्ट्रक्चर? कोलेजन फाइबर की स्ट्रक्चर है। ग्राउंड सब्सटेंस इज द सब्सटेंस इन द एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेस दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स एक्सेप्ट फॉर फाइब्रस मटेरियल। तो यहाँ पे फाइब्रस मटेरियल को छोड़ करके जो फ्लूइड भरा हुआ है दिस इज द ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे सेल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे वही चीज बताई है, जो फाइबर्स को छोड़ के इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ कनेक्टिव टिश्यू को पहचानने के लिए उसके अंदर फाइबर्स, सेल्स और लिक्विड मतलब ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नहीं वीडियो तो यहाँ पे प्रॉपर चल रही है, आप अपना थोड़ा इंटरनेट चेक कीजिए, इंटरनेट चेक कीजिए आप बेटा अपना। आगे आओ। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप के हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के भी दो पार्ट है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब यहाँ पे आप दो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, क्या क्या होना चाहिए? फाइबर, ग्राउंड सब्सटेंस और सेल्स। तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है दो तरीके की स्ट्रक्चर है। तो जो रेड रेड कलर का नजर आ रहा है और व्हाइट व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, रेड कलर के तो फाइबर्स हो गए और व्हाइट कलर का ग्राउंड सब्सटेंस हो गया। तो यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर्स हैं वो चारों तरफ फैले हुए हैं, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस मतलब बहुत घिरे घिरे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स आपस में बहुत ज्यादा घने हैं। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी दो टाइप हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का मतलब है इट इज द फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये कहाँ पे पाया जाता है? स्किन में और मसल्स में पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड द बोन मैरो। ब्लड वेसल्स में पाया जाता है और बोन मैरो में पाया जाता है। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू द बाइंड डिफरेंट टिश्यूज टाइप टुगेदर येट सॉफ्ट इनफ टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग। एरियोलर टिश्यू क्या करता है? कुशनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कहाँ पाया जा रहा है? आपकी स्किन में, ब्लड वेसल्स में और आपके मसल्स में। स्किन को अगर आप खींचते हो तो खिंची चली आती है ना, हल्की से खिंचती है ना, ये देखो ये खिचड़ी। तो ये इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है। इलास्टिक फाइबर्स में लूज कनेक्टिव टिश्यू से ये वाला हिस्सा हमारा बना हुआ है। क्लियर? डेंस कनेक्टिव, पहले तो इसका ही पार्ट आ गया। एरियोलर टिश्यू से बना है। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में क्या है जी? यहाँ पे फैट स्टोर होता है, फैट स्टोरिंग टिश्यू फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन। यहाँ पे एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं, डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर। इरेगुलर क्या है और रेगुलर क्या है? Fibers arranged in an orderly parallel fashion giving
it tensile strength in one direction. Fibers arrange in all direction giving its tensile strength in all direction. Dense रेगुलर का मतलब है फाइबर्स अरेंज इन वन डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो फाइबर्स है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज है, तो जो इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी पावर है सिर्फ एक डायरेक्शन में। अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये फटेगा नहीं, इसकी पावर सिर्फ एक डायरेक्शन में मीन्स यहाँ यहाँ है। अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये फट जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में इसकी पावर है, इस डायरेक्शन में इसकी पावर नहीं है। ध्यान से देखो भाई, समझो पहले चीजों को ध्यान से। हमारा तो सारा ही मिट गया, ठीक है, अब समझ में आएगी आपकी बात। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, इस डायरेक्शन में तो इसकी स्ट्रेंथ है क्योंकि इसकी फाइबर्स इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ के खींचते हैं तो ये टूटेगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको इस डायरेक्शन में खींचते हैं, ऐसे पकड़ के खींचते हैं, तो टूट जाएगा। तो डायरेक्शन सिर्फ वन डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ होती है डेंस इरेगुलर की, और अदर डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि इसके जो फाइबर्स है एक ही डायरेक्शन में है। समझ में आ गई? इसलिए आपने देखा होगा जब आप बहुत जिम करते हो और जिम करने के बाद यहाँ बहुत निशान बन जाते हैं, आपकी मसल्स फट जाती हैं, तो उसमें यही होता है। जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हो तो यहाँ मसल्स फटने के कारण वो निशान बन जाते हैं, बिकॉज मसल्स में एक डायरेक्शन में क्या है, डेंस रेगुलर मसल्स में एक ही डायरेक्शन में फाइबर्स प्रेजेंट है। अब डेंस इरेगुलर में फाइबर्स चारों तरफ है, इस तरीके से खींच लो, इधर से खींच लो, या इधर से खींच लो, इधर से खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको किधर से भी खींच लो इसके फाइबर्स को, ये फटेगा नहीं। ठीक है, आगे आओ। अब यहां देखो टेंडन, ग्रेट स्ट्रेंथ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो टेंडन भी हमने एक एग्जांपल लिया है, ग्रेट स्ट्रेंथ है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इसकी लिमिटेड है। टेंडन्स मतलब जो हड्डियां मसल्स के साथ अटैच है, हड्डी और मसल्स का जो अटैचमेंट है वो टेंडन कहलाता है। और इसकी स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। लिगामेंट्स, वेरी इलास्टिक कंसाइडरेबल स्ट्रेंथ, जो लिगामेंट्स हैं, हड्डी का जॉइंट है, वो क्या है, बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आगे आ जाओ। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, बोन, कार्टिलेज और ब्लड, ये आपके हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बोन, कार्टिलेज और ब्लड। बोन हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत सारी हड्डियां मिल करके हमारा एक ढांचा तैयार कर रही है, और वो किससे बनी हुई है, हड्डियों से। और हड्डियों के अंदर अब पता लगेगा आपको क्या क्या चीजें हैं। तो बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। जो हड्डियां हैं उसका जो मैट्रिक्स है वो हार्ड मैट्रिक्स से बना हुआ है, और कैल्शियम और फॉस्फोरस का कंपाउंड है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से वो एक हार्ड फॉर्म ले लेता है। हड्डियां बहुत क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मजबूत होती है ना, उसको पिचका नहीं सकते आप पकड़ के। तो हड्डियां कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हुई होती है, इसका हार्ड मैट्रिक्स होता है। कार्टिलेज क्या है जी, cartilage smooth bone surface at joint and is also present in the ear, nose, trachea and larynx। तो यहाँ पे सब जगह कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये एक सॉलिड मैट्रिक्स से बना हुआ है, लेकिन ये प्रोटीन और शुगर से बना हुआ है। ये भी एक सॉलिड मैट्रिक्स है
जो बोन है वो कैल्शियम और फोस्फोरस से बना हुआ है, लेकिन जो कार्टिलेज है वो प्रोटीन और शुगर से बने हुए हैं, जिसके कारण ये थोड़ा लचीला आपको नजर आता है। फिर आ जाते हैं ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन सा आ जाता है। कहीं कहीं ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर ओनली ग्राउंड सब्सटेंस और सेल्स प्रेजेंट है, इसमें फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण कई लोग बोलते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही बोला जाता है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि और भी चीजें कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ रही है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? बॉडी के ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और ब्लड वही काम कर रहा है। ब्लड हर एक बॉडी के ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है ना। तो ब्लड किससे बना हुआ है? ब्लड एक लिक्विड मैट्रिक्स से बना हुआ है। इसके अंदर प्लाज्मा, इन विच रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। तो इसमें प्लाज्मा और सेल्स प्रेजेंट होती है। कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू क्या है? मस्क्यूलर टिश्यू के अंदर स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। जो आपका स्केलेटन मसल्स हैं, द सेल्स ऑफ स्केलेटन मसल्स आर लॉन्ग, cylindrical, unbanded and multi-nucleated having many nuclei। जो आपकी स्केलेटन मसल्स हैं उनकी अगर स्ट्रक्चर देखते हो आप, इसको जूम करके देखोगे आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की नजर आएगी। ये जो इनकी शेप है सिलेंड्रिकल अनबैंडेड शेप्स हैं। These muscles are mostly attached to bone and help in body movement, so they are called skeleton muscles। इनको skeleton, इनको skeleton muscles इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बोन के साथ अटैच है और ये बोन को मूवमेंट करवाने में मदद करती है। और इनकी स्ट्रक्चर लाइक दिस, दीज आर वॉलेंट्री मसल्स। ये वॉलेंट्री मसल्स है जिन पे हमारा कंट्रोल है, हमें अभी ऐसे करना है, हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, उनको वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर में अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट्स एंड डार्क बैंड स्ट्रेशंस व्हेन स्ट्रेन appropriately। they are also striated muscles। जब स्ट्रक्चर इसकी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाती है तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, आपको ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिख रही है। इसके ऊपर जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो लाइट बैंड और डार्क बैंड नजर आए, दो तरीके की। डार्क आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है? हाँ, नजर आ रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेशन। ये जहां जहां डार्क बैंड है और लाइट बैंड है उसको स्ट्रेशन बोला जाता है। और दिस इज द स्ट्रेटेड मसल्स। और ये जो पिंक कलर की आपको नजर आ रही है ये क्या है? इनका न्यूक्लियस। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। अब आ जाते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके की होती है। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड। ये सेल्स लंबी होती है और इनके एंड क्लोज होते हैं, पॉइंटेड एंड है। स्पेंडल शेप्स एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। हर एक में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेन्ड मसल्स। इस पे कोई भी डार्क स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेशन नहीं है, कोई डार्क बैंड इस पे नजर नहीं आ रहा आपको, एक ही तरीके का है। दीज मसल्स आर फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन्स, आयरिस, यूट्रस, ब्लड वेसल्स।
तो ये जहां हमारा कंट्रोल नहीं है वहां पे स्मूथ मसल्स पाया जाता है, ठीक है। और स्केलेटन मसल्स पे हमारा कंट्रोल है, तो वो कैसी मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसी मसल्स है, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। आगे आ जाओ, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स भी कैसी मसल्स है, इनवॉलेंट्री मसल्स। यहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, ऑटोमेटिक वर्क फंक्शन हो रहा है। और यहाँ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, यहाँ भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है और इस पे स्ट्रेशन बना हुआ है, मतलब डार्क बैंड और लाइट बैंड बने हुए हैं। क्लियर? चलिए, नर्वस सिस्टम, वो नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को आप पढ़ रहे हैं तो नर्वस टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो है न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स चीजों को डिटेक्ट करती है। ये एक स्पेशल सेल्स है, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स है उनसे अलग न्यूरॉन सेल्स है। इनकी स्ट्रक्चर अलग होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। जो हमारे हाथ बना रही है, पैर बना रही है, अदर बॉडी पार्ट्स बना रही है, उन सेल्स को नॉर्मल सेल कहा गया है। और जो ब्रेन को बना रही है, भाई ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्रेन तो मास्टरमाइंड है, तो उनकी सेल्स भी अलग है। तो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है न्यूरॉन्स, जिनकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है। तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। दिस इज द डेंड्राइट्स, जहां से सिग्नल आते हैं। कोई भी सिग्नल बॉडी का आ रहा है तो डेंड्राइट से जाके अटैच होगा, और ये बीच में है सेल बॉडी, ये इसको सेल बॉडी बोलते हैं। और बीच में जो गोला गोला आपको दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये डेंड्राइट्स के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो न्यूक्लियस पे जाकर के न्यूक्लियस उसको डिटेक्ट करेगा, फिर इम्पल्सिस जनरेट करेगा। वो इम्पल्सिस आगे बढ़ेंगी, इसको हम बोलते, जब इम्पल्सिस आगे जाती है इस एक्सोन के थ्रू, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। ये लंबा सा तार आपको नजर आ रहा है, एक्सोन होता है, इसके थ्रू इम्पल्सिस आगे फ्लो करती हैं। और एक्सोन के ऊपर कवरिंग चढ़ी होती है, येलो कलर की इस तरीके से कवरिंग है, इसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। और इस माइलिन शीट को स्वान सेल द्वारा बनाया जाता है। आगे इम्पल्सिस पहुंचे, दिस इज द एक्सोन टर्मिनल, एंड पॉइंट पे पहुंचे। एक्सोन टर्मिनल से आपके जो इम्पल्सिस है वो बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के या तो मसल से कांटेक्ट करेंगे डायरेक्ट, या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचेंगे इंफॉर्मेशन को लेके। तो ऐसे डिटेक्ट करते करते साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ न्यूरॉन का बहुत, न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आगे आइए, नर्वस टिश्यू इज द मेन टिश्यू कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। सही बात है, नर्वस टिश्यू मेन कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम रेगुलेट द कंट्रोल bodily function and create awareness of environment as well as play a major role in emotions, memory, reasoning। तो जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है और चीजों को बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करता है, इमोशंस क्रिएट करता है, मेमोरी याद रखता है, रीजनिंग चीजों को समझता है। तो यहाँ सारा का सारा काम नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस टिश्यूज के द्वारा ये वर्क होता है। नर्वस सिस्टम दो तरीके के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बाकी का जो पार्ट है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन एंड गैंग्लियल सेल्स। जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स और गैंग्लिया सेल द्वारा बनाया गया है। न्यूरॉन्स इज कम्युनिकेट विद अदर सेल्स यूजिंग नर्व इम्पल्स। वही मैंने बताया, न्यूरॉन से क्या निकलता है, इम्पल्सिस निकलते हैं, उसे हम नर्व इम्पल बोलते हैं। तो ये एक सेल से दूसरी सेल के द्वारा, इसके नर्व इम्पल्सिस के द्वारा कम्युनिकेट करती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन सेल के द्वारा कम्युनिकेशन होता है थ्रू द नर्व इम्पल्सिस। यह है आपका न्यूरॉन का डायग्राम, सेम वही।
गैलियल सेल क्या है? गैलियल सेल्स इंक्लूड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, एपिडर्मल सेल्स, माइक्रोगैलियल, स्वान सेल्स, सैटेलाइट सेल्स। गैलियल सेल्स इसके अंदर ये सारे के सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं टू सराउंड न्यूरॉन्स एंड होल्ड देम इन प्लेस। ये न्यूरॉन सेल्स की एक तरीके से मदद ही करती है, उसके चारों तरफ गैलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, उसको होल्ड करके रखती है। टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करती है। टू इंसुलेट वन न्यूरॉन फ्रॉम अनदर, एक न्यूरॉन, टू इंसुलेट वन न्यूरॉन फ्रॉम अनदर, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंसुलेट भी करती है। टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एंड रिमूव डेड, डेड न्यूरॉन्स को रिमूव करती है, और बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है तो भी गैंग्लियन सेल उसको क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है, पैथोजेंस को भी। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है जी, टिश्यू भी हमारा खत्म हो गया। अब आ जाते हैं यूनिट सेकंड पे, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में आपको बताया है, इसके अंदर हमने पढ़ना है स्किन। स्किन इंपॉर्टेंट है, स्किन ही आएगा तो आपने सिर्फ स्किन पढ़ना है, नेल्स और हेयर्स आज हम नहीं पढ़ेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, आइए। तो इतना तो आपको पता ही चल गया, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम के अंदर हम लोग स्किन, हेयर्स और नेल्स की स्टडी करते हैं, है ना? ठीक है जी, बिल्कुल करते हैं। आगे आ जाओ। स्किन, स्किन की 3 लेयर होती है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर, डर्मिस बीच वाली लेयर, और हाइपोडर्मिस सबसे नीचे वाली लेयर। ठीक है, बताने की तो जरूरत नहीं, लिखा है, पढ़ भी लीजिएगा, क्या ही करोगे पढ़ के, हैं? चलिए, स्किन का आपको सिंपली बनाना है ये डायग्राम। स्किन का आपको डायग्राम बनाना है तो यहां पे ध्यान से देखो, स्किन की 3 लेयर है, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। डर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर जो कि एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है। एपिथेलियल टिश्यू क्या बनाती है? सरफेस। तो यहां एपिडर्मिस टिश्यू, एपिडर्मिस लेयर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है। डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है, और एपिडर्मिस के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। डर्मिस के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है, जो भी न्यूट्रिशन है एपिडर्मिस लेयर को इस डर्मिस लेयर के द्वारा दिया जाता है। ओके ओके ओके, पहले आप इस स्ट्रक्चर में जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको आप याद करने, उनको आप बस याद कर लीजिएगा, और आगे सबका फंक्शन हम देखते हैं। तो आपको इतना तो पता चल गया, 3 लेयर है। 3 लेयर में आपने क्या याद रखना है? स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, लिम्फ वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, नर्व फाइबर्स, सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है जी, स्वेट पोर, बस इतना याद रखो। इनका क्या क्या फंक्शन है आप वो देख लीजिए। बैक चलते हैं। एपिडर्मिस में यहां पे छोटे छोटे पोर बने हुए हैं, दिस इज कॉल्ड स्वेट पोर। क्या है? स्वेट पोर। यहां से कुछ भी नहीं होना है, डर्मिस पे आ जाओ डायरेक्ट। डर्मिस में सारी चीजें हैं। डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है, हेयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हेयर जो निकल रहा है वो भी यहीं से ही निकल रहा है। तो सारा का सारा जो स्किन के अंदर वर्क कर रहा है वो कर रहा है डर्मिस। तो इसके अंदर प्रेजेंट है स्वेट ग्लैंड जो पसीना निकालता है। तो स्वेट ग्लैंड कहाँ पे? डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे प्रेजेंट है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे, है ना? अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप लोग को मालूम होगा। लिम्फ वेसल्स भी डर्मिस लेयर के अंदर है। आर्टरी और वेन्स, ये ब्लड वेसल्स भी
डर्मिस के अंदर प्रेजेंट है, नर्व फाइबर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट है, सबेशियस ग्लैंड जो आपके हेयर को नरिश करती है, आपकी स्किन को ऑयली और थोड़ा मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, ऑयली बना के रखती है, सबेशियस ग्लैंड, तो ये आपकी डर्मिस में ही प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं एपिडर्मिस लेयर पे, है ना जी, हाँ जी, एपिडर्मिस लेयर पे आ जाओ। एपिडर्मिस लेयर के अंदर 4 सेल्स प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी? तो पहली है केराटिनोसाइट्स, दूसरी है लैंगरहैंस, तीसरी है मार्कल सेल्स और चौथी है मेलानोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स क्या करती है? केराटिन प्रोड्यूस करती है फॉर स्ट्रेंथ। केराटिन सेल्स क्या करती हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। लैंगरहैंस सेल्स पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। लैंगरहैंस सेल्स क्या करती है? इम्यून सिस्टम में मदद करती है। इम्यून सिस्टम एज ए इम्यून सिस्टम काम कर रही है। बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है तो हमारी यहाँ एपिडर्मिस लेयर ही उस पैथोजन को मार के भगा देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लैंगरहैंस सेल्स प्रेजेंट है। मार्कल सेल्स डिटेक्ट लाइट, टच एंड प्रेशर, ये सेंस कर रही है। मार्कल सेल्स आपके लाइट को सेंस कर रही है, प्रेशर को, टच को सेंस करती है, तो सेंस का काम मार्कल सेल्स कर रही है। मेलानोसाइट्स कंट्रीब्यूट टू स्किन कलर, स्किन का कलर वाइट है या सांवला है या फिर ब्लैक है, वो मेलानोसाइट सेल्स डिसाइड करती है। जिनके अंदर मेलानोसाइट्स अधिक मात्रा में उनका स्किन का कलर डार्क, जिसके अंदर बहुत कम मात्रा में उनका स्किन कलर वाइट, है ना, ठीक है। आगे आ जाओ। एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 सब लेयर्स। अब एपिडर्मिस को भी 5 लेयर में बांटा गया है। पहली है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, दूसरी है पहली है स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, तीसरी है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम और चौथी है स्ट्रेटम स्पेनोसम और पांचवी है स्ट्रेटम बैसिली। ये नंबर वाइज है। सबसे ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये डेड सेल होती है। जब हम देखते हैं कि हमारी स्किन की खाल उतर रही है तो वो यही वाली लेयर उतरती है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम, दूसरी स्ट्रेटम लूसिडम, तीसरी स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, चौथी स्ट्रेटम स्पेनोसम और पांचवी स्ट्रेटम बैसिली, है ना। तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर में देख लेना है, स्ट्रक्चर बनी हुई है। सेकंड आ जाओ डर्मिस। डर्मिस इज द मोस्ट, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। इसी में ब्लड वेसल्स, इसी में हेयर फॉलिकल्स, इसके अंदर ही नर्व सेल्स, इसके अंदर ही ग्लैंड्स, तो ये तो इंपॉर्टेंट होगी ही। तो यहाँ ये थ्योरी पूरी आप खुद पढ़ लेना। हम आते हैं सेल, वो जो डर्मिस है वो 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी लेयर मतलब ये ऊपर वाली लेयर जो आपकी एपिथेलियल लेयर से, एपिडर्मिस लेयर से अटैच है, वो पैपिलरी लेयर, और रेटिकुलर लेयर आपकी हाइपोडर्मिस लेयर से अटैच है। आ जाओ, पैपिलरी लेयर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ध्यान से देखो। प्रोवाइड सेंस, टच, पेन, हीट, कोल्ड, प्रेशर, ये सारे के सारे नर्व फाइबर्स पैपिलरी लेयर में प्रेजेंट है। और पैपिलरी रेटिकुलर लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स, फैट सेल्स, लिम्फ वेसल्स, ओयर, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, एरियोटर पैपिलाई, ये सारी की सारी रेटिकुलर पैपिलरी के अंदर, रेटिकुलर लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन का क्या काम है? प्रोटेक्शन का काम है, सेंसरी फंक्शन, एक्सक्रिएशन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। भाई प्रोटेक्ट करता है, सेंस फंक्शन, इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है जिसके कारण स्किन हमारी सेंस कर सकती है प्रेशर को, टच को, हीट को।
एक्सक्रिएशन, स्वेट ग्लैंड इसमें प्रेजेंट है। बॉडी में अगर ज्यादा गर्मी हो रही है तो स्वेट ग्लैंड क्या करती है, बाहर स्किन के थ्रू बॉडी से स्वेट बाहर करती है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है स्किन, है ना। चलो, हेयर्स और बाकी नेल्स हमें पढ़ना नहीं है, ये आएगा ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर आ जाता है स्केलेटन सिस्टम पे। स्केलेटन सिस्टम का आपको एक पूरा डायग्राम दिया गया है। डायग्राम आप बना लोगे कि नहीं बनाओगे? चलो डायग्राम बनाते हैं हम। आदित्य राजगुप्ता, कौन ब्रेक मांग रहा है? टिश्यू इंपॉर्टेंट है मैम, समझ में नहीं आ रहा बेटा। कंप्लीट समझने के लिए आपको इसका अलग से लेक्चर है अपलोड, तो आप वो टिश्यू वाला लेक्चर देख लो, क्योंकि डीपली अभी मैं समझाने गई तो एक लेक्चर में 1 घंटा निकल जाएगा और पूरी यूनिट्स कवर नहीं हो पाएगी। इसलिए फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि सारी की सारी यूनिट्स कवर करनी है ना, सुबह नहीं करनी हम लोग को। आपको डीप पढ़ना है तो आप लेक्चर देख लो, सेपरेटेड लेक्चर है वहां पे। चलिए स्केलेटन सिस्टम पे आते हैं। स्केलेटन सिस्टम में पहले हम डायग्राम बनाएंगे या पहले हम क्या करेंगे? सिर्फ डायग्राम बना, पहले आपको इसका डायग्राम बनाना सिखा दूं, फिर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब देख लो, पहले हमें ऊपर एक मुंडी रखनी है सी टाइप की, फिर एक सी बनाना है यहाँ, फिर एक सी बनाना है यहाँ, और एक छोटा यू बना देना है यहाँ। ठीक है, एक बड़ी आंख बना देनी है, एक और आंख बना देनी है, और उसके बाद एक नाक बना देनी है, और ये है आपका मुंह, और ये है आपका हड्डियों का ढांचा। तो ये बन गया आपका खोपड़ी। ओके, अब बीच में एक लाइन खींच लो, ये है आपकी लाइन, और इधर से एक लाइन यहाँ खींच दो, एक लाइन यहाँ खींच दो, और इधर से निकाल दो, ऐसे करके ये बना लीजिए। बना लिया, और इसको इस तरीके से गोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर आ जाओ आप यहाँ, ठीक है, ओके। देन उसके बाद क्या करना है आपको? ये मिला देना है इसके साथ, ये मिला देना है इसके साथ, डबल कर सकते हो, डबल कर लो। फिर हमने जोड़ देनी है ये। तो इसको बनाने के बाद एक सी ऐसे बना लो, एक सी ऐसे बना लो, एक लंबा लाइन खींच दो, लंबा लाइन खींच दो। ठीक है जी, एक डब्ल्यू बना लो यहाँ, एक डब्ल्यू बना लो यहाँ। उस डब्ल्यू के बाद आपने क्या करना है? एक लंबी लाइन खींचेंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद एक गोला, छोटा गोला, एक छोटा गोला, एक बड़ा गोला, एक बड़ा गोला, और इसको कर लेते हैं हम ठीक है, इसको थोड़ा छोटा हो सकता है क्या? चलो कोई बात नहीं, तो इधर एक लाइन खींच लेंगे, इधर एक लाइन खींच लेंगे। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं? यहां से रिब्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये बननी शुरू हो गई हमारी रिब्स। ऐसे बना लेंगे बिल्कुल इजी मेथड से। ठीक है, चलिए अब हम इसको जोड़ देते हैं इसके साथ, इसके साथ। अब हम जोड़ देते हैं इसको इसके साथ, और इसके साथ एक और। ठीक है,
ये लीजिए, और यहाँ पे हड्डियाँ जोड़ देते हैं, हड्डियाँ बना लेते हैं। बना लोगे, बिल्कुल इजी है। अब यहाँ मुझे लग रहा है मुश्किल पैर, क्योंकि पैर के लिए जगह ही नहीं बची है, तो हम पैर कैसे बनाएंगे, ये है समस्या। चलो कोई बात नहीं है, पैर भी बनाए जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से निकालो बीच में से, ये निकल गई, और यहाँ से ये निकल गई रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रे कॉलम्स, है ना। ओके, देन उसके बाद आपने इसको जोड़ के ऐसे जोड़ देना है, इसको जोड़ के ऐसे जोड़ देना है। यहां बन गया आपका पटेला, और इसको आपने ऐसे कर लेना है, इसको ऐसे, और यहां से आपकी हड्डी जुड़ जाती है ये। ठीक है, तो इतना तो आप बना लोगे, इतना बन जाएगा कि नहीं बनेगा? पैर वाला सेक्शन हम कैसे बनाएं, रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ से हमारे पैर छोटे पड़ गए इसके। एक फोटो, आप शायद इंस्टाग्राम पे चले जाना, वहाँ एक फोटो अपलोड है, और अभी रिसेंटली स्केलेटन का डायग्राम बनाने वाली शॉर्ट वीडियो भी अपलोड हुई है, तो वो भी आप देख लेना, चैनल पे वो अपलोड हो गई है, उससे आपको और समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ इस तरीके से आप स्केलेटन का डायग्राम बना लोगे। अब स्केलेटन सिस्टम क्या है? सीधी बात है, जो हमारी हड्डियां हैं वही स्केलेटन सिस्टम है। तो हड्डियों के अंदर ये चीजें आ जाती हैं, बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स और लिगामेंट। बोन मतलब हमारी हड्डियां, एक अडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। कार्टिलेज जो आपकी ये लचीली हड्डी है उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। जॉइंट्स जो हम ये घुमा पा रहे हैं, फिरा पा रहे हैं जॉइंट्स के कारण, तो जो दो हड्डियों का जोड़ ही जॉइंट कहलाता है। तो कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करते, कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं, तो सारे समझेंगे। लिगामेंट, लिगामेंट का क्या मतलब है? एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है, ये दो हड्डियों का जॉइंट्स लिगामेंट कहलाता है। क्लियर? अब आ जाओ स्केलेटन सिस्टम। तो यहां हम पीछे चलते हैं। स्केलेटन सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर बोन में 126 हड्डियां होती हैं और एक्सियल बोन में 80 हड्डियां होती हैं। एक्सियल बोन में 4 पार्ट हैं, स्कल, ऑडिटरी ऑसिकस, थोरैक्स और वर्टेब्रे कॉलम। सेम अपेंडिकुलर बोन के अंदर पेक्टोरल ग्रिडल, लोअर लिम, अपर लिम और पेल्विक बोन। एक्सियल बोन के अंदर, स्कल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक है फेशियल पार्ट, एक है क्रेनियल पार्ट। क्रेनियल पार्ट ये खोपड़ी का ये वाला हिस्सा क्रेनियल, और फेशियल ये सामने वाला हिस्सा, इसको फेशियल बोलते हैं। अभी देखेंगे, आगे चलते हैं। स्कल वाला पार्ट, क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां, ये वाले पोर्शन में 8 हड्डियां हैं। ओके, कौन कौन सी है ये देख लो आप सामने से। एक है फ्रंटल बोन, इस जहां ग्रीन लोकेशन है, दिस इज द बोन, दिस इज द पैराइटल बोन। ये वाली, ये जो ऊपर की 2 पोर्शन है इसको पैराइटल बोन बोलते हैं, ये वाला और ये वाला। ओसिपिटल बोन, ये पीछे ये वाला पोर्शन ओसिपिटल बोन। टेम्पोरल बोन कितनी होती है? 2, एक इस कान के पास, एक इस कान के पास, टेम्पोरल बोन।
एथेमोइड बोन, यहाँ ये ग्रीन लोकेशन आप देख रहे हो आंख के पीछे, दिस इज द एथेमोइड। स्पेनोइड बोन आपकी कहाँ, यहां प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फेशियल पे 14 हड्डियां होती हैं। एक है आपकी हायोइड बोन, जो आपकी वर्टेब्रे कॉलम और स्कल को जोड़ता है, हायोइड बोन है ये, इसको हम हायोइड बोन बोलते हैं। एक होती है, ये रहा। ठीक है, फेशियल में 14 हड्डियां होती हैं, 2 नेजल बोन, ये 2 लैक्राइमल बोन, नाक के कान के बिल्कुल आंख के बिल्कुल कोने में लैक्राइमल बोन होती है। इंफीरियर नेजल कौनचा 2 होते हैं, ये ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं। मैक्सिला, ये येलो पार्ट, 2 हड्डियां मैक्सिला होती हैं। मैंडिबल, ये ब्लूइश पार्ट मैंडिबल होता है। पैलेटाइन बोन्स, 2 पैलेटाइन बोन्स होती है, यहाँ सामने सामने लिखा है देखो, 2 2 2 2। जाइगोमेटिक 2 होती हैं, वोमर 1 होती है। तो इस तरीके से टोटल 14, तो आपकी खोपड़ी के अंदर टोटल 22 हड्डियां होती है। आगे आओ, ऑडिटोरी ओसिकल्स मतलब आपकी कान की हड्डी। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपस। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस। ठीक है, तो 2 कान में टोटल 6 हड्डियां, इनको हम ऑडिटोरी ओसिकल्स बोलते हैं। अब आ जाओ आप थोरैक्स मतलब आपकी रिब्स। तो ये जो बीच में सारी पसलियों को जोड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। और 12 इधर 12 इधर, 24 पसलियां होती हैं और 1 हड्डी होती है स्टर्नम, जो उन पसलियों को जोड़ रहा है। तो टोटल थोरैक्स में 25 हड्डियां होती हैं, है ना। रिब्स में 3 टाइप होते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स अपर 7, ऊपर की 7 बोन्स, फॉल्स रिब्स नेक्स्ट 3 बोन्स, फ्लोटिंग रिब्स लास्ट की 2। ये जो फ्लोटिंग बोन्स हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ वर्टेब्रे कॉलम्स। वर्टेब्रे कॉलम्स में टोटल 26 हड्डियां होती हैं और 5 सेक्शन होते हैं। सर्वाइकल में 7 हड्डियां होती हैं, थोरैक्स में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5, पर फ्यूज होके 1 ही हो जाती है। कोक्सी में 4, लेकिन फ्यूज होके ये भी 1 हो जाती है, मतलब जुड़ी हुई हड्डियां हैं। तो हम सैक्रल में भी 1 मानते हैं और कोक्सी में भी 1 मानते हैं। तो टोटल 26 हड्डियां यहां होती है। ठीक है, आ जाओ। अपेंडिकुलर बोन के भी 4 पार्ट हैं, पेक्टोरल ग्रिडल, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब और पेल्विक बोन। तो सबसे पहले आ जाते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। तो ये जो आपको लंबी हड्डी आपके कंधे पे दिखाई देती है, दिस इज द क्लेविकल बोन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल। और उसके पीछे जो ट्रायंगल शेप में आपकी कंधे वाली हड्डी नजर आ रही है, लाइक दिस ट्रायंगल शेप, दिस इज द स्कैपुला बोन। स्कैपुला और क्लेविकल बोन 4 होती है। पेक्टो देखो, एक ये 2 तो ये हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल। और एक ये ट्रायंगल शेप की, एक ये ट्रायंगल शेप की, इसको हम स्कैपुला। तो 4 आपकी पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर आ गई। फिर आ जाते हैं, ये रहा क्लेविकल बोन 2 और स्कैपुला बोन 2। ठीक है, फिर आ जाते हैं पेल्विक बोन। पेल्विक बोन में हिप बोन 2 होती हैं, हिप बोन 2 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अपर लिम्ब मतलब हाथ की हड्डी। टोटल एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, और इसको रेडियस और अल्ना। इस हाथ में यहां से लेके यहां तक 2 हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। फिर आ जाते हैं व्रस्ट, ये आपकी ये वाली साइड पे, ये देखो, इसको हम बोलते हैं कार्पल। और ये जो लंबे लंबे हड्डी हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। और फिर आ जाती है उंगलियों की हड्डी, इसको हम बोलते हैं फैलेंजिस। तो कार्पल टोटल 8 होते हैं, मेटाकार्पल 5 होते हैं और फैलेंजिस 14 होते हैं। और ये 3 हड्डियां। तो टोटल एक हाथ में 30 हड्डियां, दोनों हाथ में 60 हड्डियां। अब आ जाओ लोअर लिम्ब में, सेम वही है, एक टांग में 30 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, थाई की हड्डी को हम फीमर बोलते हैं, बीच में आपका पटेला आ गया। और यहाँ भी सेम वही, जैसे यहाँ पे 2 हड्डियां थी, पैर में भी यहाँ पे 2 हड्डियां होती है, इसे हम बोलते हैं फैबुला और इसको हम बोलते हैं टीबिया।
फिर उसके बाद आ जाते हैं, जैसे वहां कार्पल मेटाकार्पल था, यहाँ पे टार्सल मेटाटार्सल होगा। तो टार्सल ये वाली हड्डियां 7 होती हैं और मेटाटार्सल 5 होती है और फेलेंजिस 14 होती हैं। तो इस तरीके से एक टांग में आपकी टोटल 30 हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है, आगे आओ। एक्सियल, ये चार्ट आप बना लेना और शायद आपको समझ में भी आ जाएगा। सारी चीजें मैंने बता दी है ना। इसका आपको पीडीएफ ऑलरेडी मिला रखा है, तो एग्जाम में ये चार्ट बनाना ही बनाना है। स्केलेटन सिस्टम इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको स्केलेटन सिस्टम बनाना है, पहले डायग्राम बनाना, फिर आपको ये चार्ट बनाना। सारी हड्डियां यहां मेंशन हो जाएगी, देख लो ध्यान से। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड है, तो आप ये डायग्राम, ये क्लासिफिकेशन बनाना बिल्कुल मत भूलना। ओके, चलिए आ जाओ नेक्स्ट। जॉइंट्स। जॉइंट्स भाई 3 तरीके के होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल जॉइंट्स बिल्कुल नहीं मूवमेंट करते, स्लाइटली मूवेबल धीरे धीरे मूवमेंट करते, कम मूवमेंट करते हैं, और फ्रीली मूवेबल जो अनलिमिटेड, मतलब कैसे भी मूव कर सकते हैं। इमूवेबल के अंदर आ जाते हैं आपके स्ट्रक्चर में, देख लो आप, जस्ट अ सेकेंड, आगे ही आपको दिखा दिया जाता है। यहां है आपका इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट के अंदर सूचर्स, सेंडेस्मोसिस, गोम्फोसिस, ये तीनों इमूवेबल जॉइंट में आते हैं, जो हड्डी आपस में जुड़ी तो है लेकिन ये मूव नहीं करती। ठीक है जी, मूव नहीं करती। आ जाओ, तो यहाँ पे फाइब्रस सेंथ्रोसिस, सूचर्स, सेंडेस्मोसिस, और आपका सबसे पहले सूचर्स देख लेते हैं। सूचर्स क्या है? आपकी खोपड़ी है, खोपड़ी में जो बीच में निशान बने हुए हैं टांके जैसे, इनको सूचर बोलते हैं। तो 2 हड्डी आपस में जुड़ी है लेकिन मूव नहीं करती, ठीक है, उसको हम सूचर बोलते हैं। सेंडेस्मोसिस, बोन जॉइंट्स बाय लिगामेंट, लिगामेंट के द्वारा जो हड्डी जुड़ी हुई है वो है सेंडेस्मोसिस। ठीक है, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं कार्टिलेज एम्फियोर्थ्रोसिस, इसको नहीं पढ़ना, पढ़ना है, ऐसे कैसे नहीं पढ़ना है। कार्टिलेज एम्फियोथ्रोसिस मतलब यहाँ पे स्लाइटली मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? प्राइमरली कार्टिलेज जॉइंट्स, सिंकोड्रोसिस। तो आपकी लॉन्ग बोन के अंदर एक प्लेट सी बनी हुई रहती है, ये देखो यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं प्रोलीफरेटिंग ग्रोथ कार्टिलेज। ये हड्डी ग्रोथ के लिए बनी हुई होती है। तो बचपन में आपकी लॉन्ग बोन के अंदर ये कार्टिलेज पाया जाएगा, लेकिन एक एज आती है, सर्टेन एज में आपकी ग्रोथ रुक जाती है, तो वहां से ये कार्टिलेज आपकी लॉन्ग बोन से वहां खत्म हो जाता है, इस हड्डी में ही मिल जाता है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे मूव करता है और एक निश्चित एज में आके रुक जाता है। तो यहाँ स्लाइटली मूवमेंट हो गया। हाँ, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी अपलोड। फिर आ जाओ साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट ऐसे जॉइंट है जो बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट करते हैं, उनको हम साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे के सारे आपको पार्ट्स याद रखने हैं। इसके साइनोवियल जॉइंट्स के कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे टाइप बोल लो। प्लेन साइनोवियल, जिसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं, फिर दूसरा है हिंज जॉइंट, तीसरा पाइवोट जॉइंट, चौथा कॉन्ड्यूलर जॉइंट, नेक्स्ट एलिप्सॉइड जॉइंट, फिर सैडल जॉइंट, फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये कुछ साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबके आपको डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे। तो ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या है, यहां आप स्ट्रक्चर देख लो, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ग्लाइड कर रहे हैं, इसको हम ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा अपने आप से। फिर आ जाते हैं हम कुछ ग्लाइडिंग जॉइंट्स के और इंपॉर्टेंट मतलब डायग्राम है, कहाँ का ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हो, और पीडीएफ भी आपके पास है। देन उसके बाद आ जाओ
सारे के सारे ग्लाइडिंग जॉइंट्स के ही पार्ट हैं, ये एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या हो रहा है, ये है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। आ जाओ, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट लाइक दिस इज अ पाइवोट जॉइंट। यहां पे एक के साथ दूसरा इस तरीके से बॉन्ड है, इसको हम पाइवोट जॉइंट बोलते हैं। कॉन्डिलर जॉइंट, जिसको हम एलिप्सॉइड जॉइंट भी बोलते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी, कॉन्डिलर जॉइंट में एक कप है और एक बॉल है, उसके साथ यहां पे उंगली में, आपके उंगली में ये कॉन्डिलर जॉइंट प्रेजेंट है इस लोकेशन पे। सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या करता है, ये थंब में इस तरीके से अटैच रहता है, थंब में, ये देख लो यहाँ पे, तो आपकी फिंगर थंब इस तरीके से अटैच रहते हैं, ये है आपका सैडल जॉइंट। फिर आ जाओ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो सबसे ज्यादा फ्रीली मूवमेंट करता है। तो आपकी फीमर बोन मतलब थाई की हड्डी और आपकी ये वाली हड्डी शोल्डर वाली हड्डी। तो यहाँ कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक कप है एक बॉल है, उसमें सॉकेट की तरह फंसा हुआ है बॉल और फ्रीली मूवमेंट करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड, इसमें हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड बेसिकली क्या है, एक लिक्विड जो हमारी बॉडी के अंदर है। तो लिक्विड भी अलग अलग तरीके के हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो टोटल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बॉडी मास जितना भी, जो भी पर्सन जितने भी किलो का है, उसका 70% बॉडी फ्लूइड होता है। तो बॉडी, अगर कोई पर्सन 70 किलो का है तो उसका 70% आप निकाल लो, वो क्या होता है, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड दो तरीके के होते हैं, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सेल के अंदर वाला फ्लूइड और सेल के बाहर चारों तरफ जो फ्लूइड है उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोल रहे हैं। इंटरसेल्यूलर फ्लूइड कितना है, 55%। बॉडी के अंदर इंटरसेल्यूलर फ्लूइड 55% है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड 45% है ना जी, ठीक है। अब यहां पे देखो कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉस्फेट और आपका सल्फेट, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि बॉडी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। हाँ जी, अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, प्लाज्मा ऑल्सो इंक्लूड, तो हम ये सब नहीं पढ़ना चाहते, इसको बैक चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। बॉडी फ्लूइड का आपको सिंपल डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं बनाना, तो हम यहां आ गए हैं डायग्राम पे। आपको इतना तो पता चल गया कि बॉडी फ्लूइड दो तरीके के होते हैं। ये आपका बॉडी फ्लूइड कितने तरीके का, दो तरीके का, है ना। वन इज इंटर सेल्यूलर फ्लूइड, सेकेंड इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना परसेंट, 45%। इंटरसेल्यूलर फ्लूइड कितना परसेंट, 55%। तो अगर आप इस तरीके से डायग्राम भी बना दोगे ज्यादा अच्छी बात है। ये हमारी सेल, और सेल के अंदर फ्लूइड है 55%, तो यहां पे आप फ्लूइड बना सकते हैं। ये आपका फ्लूइड,
ये है आपकी सेल, और इसमें 55% क्या है, 55% इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और सेल के बाहर वाला पोर्शन ये आपकी सेल, और सेल के बाहर है जी, पहले हम सेल बना लेते हैं, सेल हमारी बन चुकी है, और सेल के बाहर भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। हाँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, तो इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को हम, कितना है ये देख लो, अब ध्यान से देख लो, तो ये है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, है ना, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, और ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। आपने वहां तो लिख दिया कितना कितना परसेंट है। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के भी 3 पार्ट है, कौन कौन से, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और है आपका ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड, ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, अब जो आपका प्लाज्मा है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ये है आपकी ब्लड वेसल्स, ये आपकी ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दिस इज द फ्लूइड। ठीक है, ये क्या है, फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ओके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसी को बोलते हैं, जो हमारी 2 सेल्स हैं, एक सेल 2 सेल, एक सेल 2 सेल, अब इन दोनों सेल के बीच में जो फ्लूइड है, इन दोनों सेल के बीच में जो फ्लूइड है उसी को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड में लिम्फ आ जाएगा, CSF आ जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड आ जाएगा, GIT फ्लूइड आ जाएगा, तो ये 1 से 2% है। ठीक है, 45% के अंदर ये 1 से 2% है, और सबसे ज्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये है 7 से 8%, और बाकी कितना बचा, 35 से 40% आपका, 30 से 35 बचा ना, हाँ 30 से 35, 30 से 35% आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। तो ये है आपका बॉडी फ्लूइड का पूरा डायग्राम, सॉरी फ्लो चार्ट, आपको ये बनाना है। ब्रेक चाहिए आपको, चलिए ब्रेक लेंगे, बस ये बॉडी फ्लूइड खत्म कर ले और फिर हम पढ़ेंगे ब्लड को ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बॉडी फ्लूइड में क्या है, हमारी बॉडी का फ्लूइड है, उसके अंदर 90% वाटर होता है और 10% अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे गैसेस हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और आपके ग्लूकोज हो गया, अदर सब्सटेंसेस, ये दोनों का मिक्सअप, जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आपको बताए, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फेट, ये सारे के सारे बॉडी फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। तो अब हम आपको ये वाला तो बनाना ही बनाना है, ठीक है।
कर लोगे इतना काम तो? ठीक है, कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं, ब्लड। ब्लड, ब्लड इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही है। तो ब्लड की एक बूंद बना लेते हैं हम, ये है ब्लड की बूंद, ये है हमारा ब्लड। अब ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग को बताया ही गया था कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हर एक बॉडी ऑर्गन को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो इस ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? तो सबसे पहले ब्लड के अंदर प्रेजेंट है प्लाज्मा, ये भर दिया हमने ब्लड के अंदर। फ्लूइड है ना, तो ब्लड के अंदर फ्लूइड कौन सा है? प्लाज्मा फ्लूइड है, प्लाज्मा फ्लूइड है, ये लीजिए। और फिर हम इसमें भर देते हैं अपना, फिर से आउटलाइन कर देते हैं, दिस इज द ब्लड। और इसके अंदर प्रेजेंट है WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो ये हम बना लेते हैं RBC, 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 ठीक है जी, RBC, RBC, RBC। अब हम दूसरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दिस इज द प्लेटलेट्स, 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 प्लेटलेट्स। ओके ओके ओके। अब हम बना लेते हैं WBC, 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 WBC। अब हम इनको दे देते हैं नाम। ये क्या है हमारा? प्लाज्मा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा। ये क्या है? WBC। ये क्या है? प्लेटलेट्स। और ये क्या है? RBC। तो यहां आप ब्लड के अंदर क्या समझोगे? ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारी पूरी बॉडी में थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता रहता है और ये ऑक्सीजन को सप्लाई करके, ऑक्सीजन को ले जा करके ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर रहा है और उनको भाई जीवन दान दे रहा है और ऑर्गन्स अपना काम कर पा रहे हैं। अगर ब्लड की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, है ना। चलो, तो यहां पे ब्लड को हम डिवाइड कर लेते हैं। ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका प्लाज्मा, दूसरा है आपका ब्लड फॉर्म एलिमेंट लिख देते हैं। चलो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कितना होता है? 45% ब्लड के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है और 55% आपकी फॉर्म एलिमेंट। ये फॉर्म एलिमेंट क्या है? तो यही है फॉर्म एलिमेंट्स। WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। RBC को क्या बोलते हैं? इरेक्थ्रोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। WBC हमारे इम्यून सिस्टम में मदद करता है। किसमें? इम्यून सिस्टम। RBC हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट, बहुत सारी चीजें करता है। अभी चलो यहीं से ही बताना शुरू कर देते हैं। ये हमारा RBC है। RBC की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, ओवल बाइकॉन्केव शेप की, है ना, मतलब बीच में इस तरीके से गड्ढा होता है और इसके RBC के अंदर भरा हुआ रहता है हीमोग्लोबिन। क्या जी? हीमोग्लोबिन।
ये बना दिया हमने। ये है आपकी आरबीसी और ये है आपका हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन एक कलर पिगमेंट है, जो आपका ब्लड रेड कलर का दिखता है वो इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही दिखता है। और हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो रहता है और इसके अंदर ऑक्सीजन प्लस आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए जब खून की कमी हो जाती है तो बोला जाता है कि पालक खाओ, उसमें बहुत आयरन है। तो आयरन, खून की कमी मतलब हीमोग्लोबिन, खून की कमी मतलब आरबीसी काउंट्स कम हो जाना और हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन इसके अंदर है। और जब आप आयरन खाओगे, पालक खाओगे, तो हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर ये बात हो गई। प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड को क्लॉट करता है। किसी को कोई दिक्कत? डीप पढ़ने के लिए लेक्चर्स अपलोड हैं, जस्ट रिवीजन क्लास। तो आपको अगर और भी अंदर की चीजें पढ़नी है, इसकी डब्ल्यूबीसी की भी क्लासिफिकेशन है, फिर हीमोग्लोबिन की भी स्ट्रक्चर्स हैं, फिर प्लेटलेट्स की मैकेनिज्म भी है, बहुत सारी चीजें। मैकेनिज्म, कोएगुलेशन मेथड ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो इसको लिख लो। और लेक्चर में बताया गया पूरा प्रोसीजर, किस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन बन रहा है, थ्रोम्बिन बन रहा है, फिर फिब्रिन बन रहा है, ये सारी चीजें बताई गई है। तो अब वहां से लेक्चर में देख के पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया, तो इसको सही कर लीजिएगा, सॉरी। प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म एलिमेंट 45% होता है, इसको सही कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लड ग्रुप्स के ऊपर। आपके टोटल 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन कौन से? ए बी ए बी ओ, ए बी ओ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जी, एंटीजन और एंटीबॉडी। जब हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं तो सबसे पहले हम आरबीसी की सरफेस पर क्या चिपका हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर पे क्या चिपका हुआ है वो देखते हैं। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो कैसे पता लगाओगे? तो थ्रू द एंटीबॉडीज और एंटीजन, इनके थ्रू हम पता लगाएंगे। तो ब्लड ग्रुप को जानने के लिए पहले हम एंटीबॉडी और एंटीजन को लिख लेते हैं, है ना? एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीबॉडी कौन कौन सी है? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। तो एंटीबॉडी ए, स्मॉल ए से डिनोट कर दिया, इसको स्मॉल बी से डिनोट कर दिया। एंटीजन भी 2 है, तो एंटीजन कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट कर दिया। तो यहां पे हम देखते हैं आरबीसी की सरफेस पे, ये आरबीसी है। अब इसकी सरफेस पे कैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है वो देखा जाता है। अगर इसकी सरफेस पे एंटीजन ए है लाइक दिस, अगर इसकी सरफेस पे एंटीजन ए है तो ये ब्लड ग्रुप कैसा कहलाया? ये ब्लड ग्रुप ए कहलाया। पहले हम सारी बना लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे।
चलिए ये हमने 4 डायग्राम बना लिए, अब इनका नामकरण करते हैं। तो हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर हमारे अंदर दो तरीके के एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीजन कौन से हैं? कैपिटल ए और बी से डिनोट करा। तो कोई पर्सन है जिसकी आरबीसी की सरफेस पे हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, तो यहाँ पे जो एंटीजन है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। अब ध्यान से देख लो, और जो बी है उसको इससे डिनोट करा गया है। ठीक है, तो यहां आरबीसी की सरफेस पर आपको क्या नजर आ रहा है? भाई एंटीजन ए नजर आ रहा है। तो यहां सरफेस पे सिर्फ आपको ए ही ए तो नजर आ रहा है। तो इसका जो ब्लड है वो है इसका ब्लड ग्रुप ए। इसका ब्लड ग्रुप क्या है भाई? इसमें तो हमें बी भी नजर आ रहा है, ए भी नजर आ रहा है। तो ब्लड ग्रुप इसका कैसा होगा? ब्लड ग्रुप ए और बी। इसका ब्लड ग्रुप ए और बी। इस पे तो हमें कोई भी एंटीजन नजर नहीं आ रहा, तो ये होगा ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ। अब हमें इस पे सिर्फ बी भी नजर आ रहे हैं, तो इसका ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप बी। अब हम ये कैसे पता लगाएं कि इसमें एंटीबॉडी कौन सी है? कोई एक ही एंटीबॉडीज कौन सी है? हमेशा जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडीज होंगी। क्या होगी? अपोजिट एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की है। तो ये हमारी दो तरीके की एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडी ए है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी चोंच वाली, और जो एंटीबॉडी बी है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी मुड़ी हुई। ठीक है, ये बी है। अब यहां पे देख लो आप, इस पे एंटीजन ए है तो हमें सेम एंटीबॉडी नहीं लानी है। अगर सेम एंटीबॉडी ले आए तो यहां इसके जो एक कोन है ये इसके साथ चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद क्या होगा? यहां पे ब्लड के अंदर ये कोएगुलेट कर जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे और आगे फ्लो नहीं करेंगे। और आगे फ्लो नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी, भाई ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक पहुंचेगा ही नहीं, और ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचेगा तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसको हमें जमने नहीं देना है, आपस में मिलाना नहीं है, इसके अपोजिट एंटीबॉडी होनी चाहिए। तो अपोजिट एंटीबॉडी के लिए इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? इसमें होगी एंटीबॉडी बी, है ना? तो इसमें होगी एंटीबॉडी बी, क्योंकि बी इसके साथ अटैच ही नहीं हो पाएगी तो ये फ्लो करेगा इजीली। इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी है, तो इसमें एंटीबॉडीज कौन सी होगी? अगर हम ए वाली डाल दें तो भी इससे बाइंड हो जाएगी, अगर हम बी वाला डाल दें तो भी भाई बी से भी बाइंड हो जाएगा, बी से ऐसे बाइंड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बाइंड। ये लीजिए ऐसे बाइंड हो गया तो दिक्कत, तो ये बाइंड ऐसे नहीं करना है। चलिए, तो यहां इसका एंटीबॉडी क्या होगा? इसमें कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कैसी एंटीबॉडी होगी? क्योंकि उसमें तो कोई भी एंटीजन की स्ट्रक्चर है ही नहीं, आरबीसी बिल्कुल गंजा है, सपाट है। तो यहां पे दोनों तरीके की एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ए बी होगी और एंटीबॉडी बी होगी, दोनों तरीके की एंटीबॉडीज यहां पाई जाएगी। अब जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसकी स्ट्रक्चर में बी भी है, तो यहां पे एंटीबॉडी ए आ जाएगा, एंटीबॉडी ए।
अब पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे पता करते हो कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो यहाँ पे रेसस मंकी से ही पॉजिटिव नेगेटिव का पता चला है। रेसस नाम का एक मंकी था, उसकी आरबीसी की स्ट्रक्चर पे देखा गया कि तीसरे तरीके का एंटीजन है। तो जो RH फैक्टर है वो तीसरे तरीके का एंटीजन पाया गया। तो जिनके अंदर RH फैक्टर होता है, तो अगर इसमें RH फैक्टर है तो ये RH फैक्टर का कुछ इस तरीके से आरबीसी की सरफेस पे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो जिसके अंदर RH फैक्टर पाया जाता है उसके अंदर उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव मतलब उसके अंदर है। अब जैसे यहाँ AB है, यहाँ पे कोई RH फैक्टर नहीं है, तो AB नेगेटिव इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा। O पॉजिटिव कैसे होगा? सिर्फ इसमें अगर RH फैक्टर ही पाया जा रहा है, इसकी एंटीजन पे और कोई एंटीजन, इसकी सरफेस पे और अदर कोई एंटीजन नहीं है, सिर्फ एंटीजन RH है, तो यहाँ पे जो आपकी ब्लड ग्रुप बनेगी वो बनेगी O पॉजिटिव। और यहाँ कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप बनेगा O नेगेटिव। तो इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप्स बन जाएंगे, है ना। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा लिम्फेथेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेथेटिक सिस्टम क्या है? तो लिम्फेथेटिक सिस्टम जी एक अलग सिस्टम है। ये क्या करता है, जो ब्लड के अंदर से एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल गया है उस फ्लूइड को लेकर के वापस ब्लड को देता है कि भाई तूने छोड़ दिया था, तू वापस पकड़ इसे और अपने जो तेरा वर्क है वो कर। तो लिम्फेथेटिक सिस्टम एक इम्यून सिस्टम की तरह भी काम करता है। क्यों करता है? हाँ, क्यों करता है? तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका हार्ट है, स्ट्रक्चर हम बनाते नहीं है, चलो बैक चलते हैं, आ जाइए। लिम्फेथेटिक सिस्टम पे तो है, लिम्फेथेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फेथेटिक सिस्टम के अंदर जैसे ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं ऊपर से नीचे तक, तो ये लिम्फ वेसल्स भी पूरी बॉडी में जाले की तरह फैला हुआ है। एक बात तो ये हो गई। आ जाओ, ये स्ट्रक्चर बाद में समझने वाली बात है, तो यहां हमें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करेंगे भैया। चलो पहले बना ले फिर समझ लेंगे, है ना। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। तो अब अगर आप डायग्राम ये भी बना के आना चाहते हो तो ये बना सकते हो। ये हमने हार्ट बनाया और ये ब्लड कैपिलरीज बनाई, और अब बना देते हैं यहाँ पे अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो और समझो। ये क्या है? वेन्स, ठीक है। दिस इज द lymph vessels and this is lymph capillary. This is the artery और ये है आपका हार्ट, मालूम ही है आप लोग को। और ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड
ब्लड कैपिलरी। अब यह लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, तो आपको सिंपल भाषा में पता है, जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास लेकर के जाती है और हार्ट उसको प्योर करने के लिए लंग्स को दे देता है और लंग्स उसको प्योर करके वापस हार्ट को देता है और हार्ट फिर से पूरी बॉडी में अच्छा प्योर ब्लड सप्लाई करता है हर एक ऑर्गन को। ये एक सिंपल मेथड है। अब इसमें क्या होता है, जो ये कैपिलरीज है, इस कैपिलरी की मेम्ब्रेन बहुत ही थिक होती है, मतलब पतली होती है। दिस इज द कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो यहाँ आर्टरी और वेन्स की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो पतली होने के कारण इसके अंदर जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ये हमने बना लिया ब्लड। अब इस ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारी चीजें हैं और ये क्या है, हमारी कैपिलरी। दिस इज अवर कैपिलरी। अब इस कैपिलरी में क्या हो रहा है, इस कैपिलरी से, इस लेयर से आपका WBC, कुछ प्लाज्मा बाहर आ जा रहा है इंटररेशियल फ्लूइड में। इंटररेशियल फ्लूइड में बाहर आ जाने के कारण इंटररेशियल फ्लूइड में फ्लूइड ज्यादा हो जा रहा है। अब इंटररेशियल फ्लूइड में से, यहां देखो, यहां बाहर आ गया है आपका कैपिलरी में से, तो मीन्स यहां पे निकल गया है। इस कैपिलरी में से फ्लूइड निकल रहा है। इस फ्लूइड को, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ को क्या निकल रहा है, WBC, और क्या निकल रहा है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कुछ वाटर। तो ये इंटररेशियल फ्लूइड में जाकर के मिक्स हो रहा है, तो ये लिम्फ कहलाता है। अब ये लिम्फ वेसल्स के द्वारा कैरी किया जाता है और कैरी करने के बाद ये दे दिया जाएगा, ये लिम्फ वेसल्स के द्वारा जाता है। अब लिम्फ वेसल्स के द्वारा जाते जाते ये दे दिया जाता है ब्लड वेन्स को। मतलब वेन्स में कैसा है, इम्प्योर ब्लड है। अब इसके अंदर भी तो इम्प्योर ब्लड है, तो ये पहले हार्ट के द्वारा शुद्ध होगा और उसके बाद पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। हार्ट का मैकेनिज्म, अगर आपने, जो बच्चा पुराने लेक्चर्स देख चुका है, हार्ट का मैकेनिज्म पूरा समझ चुका है वो, है ना। तो इस तरीके से ये लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। अब इसमें है लिम्फ नोड। इस पाइप के बीच में छोटी छोटी गांठें बनी हुई हैं, ऐसे मोटी मोटी। ये लिम्फेटिक सिस्टम में गांठें बनी हुई हैं। तो यहाँ हम इस लिम्फेटिक का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। किस कलर से करूँ, येलो से कर लेते हैं। तो ये है लिम्फ नोड, इसको हम बोलते हैं क्या, लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस। गलत बना दिया। तो ऐसे लिम्फ नोड का आपने स्ट्रक्चर बनाना है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, लिम्फ नोड। दिस इज द लिम्फ वेसल्स। अब इस लिम्फ वेसल से लिम्फ आ रहा है, लिम्फ आ रहा है, लिम्फ आ रहा है, लिम्फ आ रहा है। अब यहाँ पे अलग चैम्बर बना हुआ रहता है इस तरीके से। यहाँ पे डिटेक्ट होता है कि इस लिम्फ वेसल्स के अंदर कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल तो नहीं आ गया, कोई पैथोजेंस तो नहीं आ गए। तो ये एक चेक पॉइंट है। इस चेक पॉइंट पे ये लिम्फ को डिटेक्ट करा जाता है, सब ठीक है। जो चीजें बाहर, जो फ्लूइड बाहर आया था वही है ना, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं हुआ, कुछ कोई पैथोजेंस ऐड तो नहीं हुए। तो यहाँ पे अगर पैथोजेंस ऐड हुए हैं, पैथोजेंस आए हैं, तो उसको इस लिम्फ नोड के द्वारा पकड़ लिया जाता है और बाकी आगे लिम्फ, अच्छे लिम्फ्स को भेज दिया जाता है। और ये अच्छा लिम्फ फिर जाकर के जुड़ता है वेन्स के साथ और आगे फिर प्रोसीजर आगे बढ़ता है। ठीक है।
हाँ, एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है और साथ में इसके लिम्फ नोड का भी स्ट्रक्चर बना लेना। ये है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। कोई दिक्कत? जल्दी बोलेंगे। चलिए ठीक है, अभी हो रही है 8:50, 9 बजे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तब तक के लिए 10 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं। ओके।